वेलकम टू जेआरएफ जोन। जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पीओपी एंड वीओसीज को डिस्कस करेंगे। पीओपीज का मतलब है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वीओसीज का मतलब है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर वीओसीज के बारे में आपको इन डेप्थ जानकारी चाहिए तो आप इसके पहले की जो वीडियो हमने वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की लाई थी, आप उसी को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने वीओसीज को इसलिए इंक्लूड किया है कि मैं आपको पीओपी को वीओसी से आपको क्या कर पाऊँ, डिफरेंशिएट कर पाऊँ। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पीओपी क्या है एंड इससे संबंधित किस प्रकार के सवाल आपके प्रीवियस में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे, एक तो इसका फुल नेम आपको अपने माइंड में रखना है। इसका फुल नेम होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी में इसको हम स्थिर कार्बनिक प्रदूषक के नाम से जानते हैं। कुल मिला के ये एंथ्रापोजेनिक होते हैं, मानव निर्मित विषैले रसायन होते हैं। एंथ्रापोजेनिक एक्टिविटीज के माध्यम से ये जो पीओपीज होते हैं, ये टॉक्सिक्स पैदा होते हैं, ये चीजें बनती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो इन्वायरमेंट में ये बहुत धीरे धीरे घटते हैं और धीरे धीरे घटते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। ये बेसिकली जो पीओपीज होते हैं, ये हवा, पानी, मिट्टी के माध्यम से दूर तक फैलते हैं। दूसरा इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक से भी है कि ये जीवों के शरीर में जमा हो जाते हैं, ह्यूमंस के शरीर में जमा हो जाते हैं। ये जो फूड चेन होती है, अगर निम्न फूड चेन से हम हायर फूड चेन की तरफ जाते हैं तो इनकी जो सांद्रता होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो जो कहने का मतलब ये है कि फूड चेन में अगर आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ जाने पर इनकी जो सांद्रता होती है, इनकी जो मात्रा होती है, बढ़ती चली जाती है। बेसिकली आप इसमें देखेंगे तो भाई कीटनाशक के रूप में, औद्योगिक रसायन के रूप में, या हम कहें कि कुछ अनइंटेंशनल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ये जिसके माध्यम से ये जनरेट होते हैं, जैसे डीडीटी हो गया, पीसीबी हो गए, फ्यूरॉन्स हो गए, डाइऑक्सिन्स हो गई, ठीक है। तो इन ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपके पीओपीज की कैटेगरीज में आती हैं। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम चलें तो फर्स्ट ऑन ये भाई परसिस्टेंट होते हैं, ये स्थिर होते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। इन्वायरमेंट में आते तो हैं धीरे धीरे, लेकिन ये दशकों तक इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, बने रहते हैं। डू नॉट डिग्रेड द इजली, ये इजली विघटित नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है, ये बायो एक्यूमुलेटिव होते हैं। इसका मतलब ये है भाई कि ये जो जीव होते हैं या जो प्राणी होते हैं, प्राणी के शरीर में या वसा के माध्यम से, ठीक है, उनके ऊतकों में ये क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। पशुओं में भी ऐसा होता है, मनुष्यों में ऐसा होता है। अब ये फूड चेन के माध्यम से ही होते हैं। जैसे जैसे हम फूड चेन के में आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो इनकी जो सांद्रता होती है, मतलब कि संचय की जो सांद्रता होती है पीओपीज की, वो बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट ऑन बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब वही है जैव आवर्धन। कहने का मतलब है प्लवक में तो कम होता है, मछली में प्लवक से ज्यादा है, और मछली मनुष्य खाता है तो मनुष्य में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि फूड चेन की जो टॉप हायरार्की पे होगा उसमें आपको पीओपीज की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो तीसरा एक मुख्य फीचर ये है कि भाई ये लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट करते हैं और आपके इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक बने भी रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहा जाता है भाई, 1000 मील्स ट्रेवल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं भाई, एयर के माध्यम से, वाटर, ठीक है, इन सब के माध्यम से ये हजारों मील तक यात्रा करते हैं। कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि भाई एक छोर से, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक ये मूवमेंट करते हैं। कौन? जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करते हैं। नेक्स्ट ऑन भाई ये टॉक्सिक होते हैं, पहले ही देखा, इनके माध्यम से भाई कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है, इम्यून सिस्टम आपका डैमेज हो सकता है। दूसरा भाई ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो होती हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि जो मानव के माध्यम से जो गतिविधियां की जाती है और उन गतिविधियों के माध्यम से जो पीओपी जनरेट होते हैं, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, वो कहीं ज्यादा जो नेचुरल पीओपीज बनती हैं उनकी अपेक्षा वो ज्यादा घातक होते हैं, ठीक है। जैसे देख लेंगे तो पेस्टिसाइड में बेसिकली डीडीटी है, इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स होते हैं वहां से पीसीबीज बनती हैं, ठीक है। जो अनइंटेंडेड बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, डाइऑक्सिन्स हो गए, फ्यूरॉन्स हो गई, ये सभी क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के माध्यम से बनती हैं। तो ये कहीं जाके थोड़ी सी नेचुरल मतलब की एक्टिविटीज के माध्यम से जो पीओपीज बनती हैं उनसे कहीं ज्यादा घातक साबित होते हैं। अगर इसकी समरी देखेंगे किसकी, पीओपीज की, ठीक है, तो ये एक तो सस्टेन रहते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, टिकाऊ होते हैं, धीरे धीरे घटते हैं, लेकिन एनवायरमेंट में ये लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं। दूसरा भाई ये बायोमैग्निफिकेशन होता है। कुल मिला के बायो
एक्युमुलेट इसको बोला जाए, ठीक है। तो ये जीवों के शरीर में क्या होते रहते हैं, उनके हुए जमा होते रहते हैं। और अगर फूड चेन में आप देखेंगे, जैसे जैसे फूड चेन में आप ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ चलेंगे तो इनकी जो सांद्रता होती है, इनकी सांद्रता बढ़ती चली जाती है, ठीक है। छोटे जीव में कम होते हैं, उससे ज्यादा बड़े जीव में, फिर मनुष्यों में, ठीक है। कहने का मतलब जैसे घास को भाई हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, ठीक है। तो घास में कम है, हिरन में घास से ज्यादा है और शेर में सबसे ज्यादा है। दूसरा उदाहरण देखेंगे भाई, जो तालाब में घासें होती हैं या प्लवक होते हैं, उनको मछलियां खाती हैं, मछली को अंत में क्या करता है, मनुष्य खाता है। तो ऐसे में देखेंगे तो इसमें तो बहुत कम है, फिर इससे मूव ऑन होके इसमें गया, इसमें बढ़ गया, फिर सबसे ज्यादा किसमें हो गया, मनुष्य में हो गया, ठीक है। तो फूड चेन जो होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, जब आप उससे छोटे से निम्न फूड चेन से हाइयर फूड चेन की तरफ चलेंगे तो इनकी जो सांद्रता होती है वो बढ़ती जाती है। दूसरा, इनका दूर तक फैलाव होता है, ठीक है। तो ये भाई हवा और पानी के माध्यम से बहुत दूर तक चले जाते हैं। दूसरा भाई, ये बताया कि इन्वायरमेंट में ज्यादा दिन तक सस्टेन करते हैं। विषैले होते हैं भाई, इनसे कैंसर, आपका इम्यून सिस्टम, ये सब क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जो एंथ्रोपोजेनिक पीओपीज होती हैं, मानव निर्मित जो पीओपीज बनते हैं, ठीक है, जो कीटनाशक होते हैं, कारखाना कचरा होता है, इस सब वगैरह जलाने से जो पीओपीज बनते हैं, ठीक है, वो कहीं ज्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए और इन्वायरमेंटल लाइफ के लिए, ठीक है। पीओपीज को रेगुलेट करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है 2001 में, जिसको ग्लोबली मतलब कि ग्लोबल रूप से एक ट्रीटी की गई कि भाई इसको क्या किया जाए, बैन किया जाए, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। जैसे पेस्टिसाइड्स में देखेंगे तो डीडीटी को, एल्ड्रिन को, कोल्ड्रॉन को, ठीक है। इंडस्ट्रियल में देखेंगे तो पीसीबीज को, पीबीडीज होती हैं, ठीक है, इनको। दूसरा, बाय प्रोडक्ट्स में देखेंगे डाइऑक्सिन्स को, फ्यूरॉन्स को, इनको क्या किया गया, बैन किया गया, इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। किसमें, स्टॉकहोम कन्वेंशन में। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था, 2001 में। बाकी और सारे कन्वेंशन के बारे में हम आपको आगे बतलाएंगे। तो ये बातें रही किसकी, पीओपीज की बातें हुई। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होंगी। अब एक दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, वीओसीज बोलते हैं। वो अस्थायी थे, ये अस्थायी कार्बनिक यौगिक होते हैं। बेसिकली आप देखेंगे आपके घर में कई टाइम होता है कि घर की पेंटिंग हो रही है, हम तखत वगैरह पेंट करते रहते हैं। जो क्लीनर्स होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं, जैसे ही आप उनको ओपन करते हैं या पेंटिंग हो रही होती है तो आपको एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब औद्योगिक उत्पादन होता है उस समय भी इस प्रकार की स्मेल्स हमको एयर में महसूस होती है, ठीक है। कुल मिला के ये हार्मफुल गैसेज होती हैं। तो ये जो स्मेल्स होती है, जो हमको महसूस होती है पेंट से, क्लीनर से, फ्यूल से, ठीक है, तो वो क्या है, उसी को हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, वीओसीज बोलते हैं, ठीक है। तो और जो वीओसीज आपके मानव जनित होती हैं, वो प्रकृति द्वारा जो उत्सर्जित वीओसीज होती हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक होती है कि भाई ये कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। तो जो मानव निर्मित वीओसीज होती हैं वो नेचुरल वीओसीज से कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। और जो ये जो वीओसीज होती है आपके एयर को कैसे पोल्यूशन करती हैं, तो भाई पहला है इंडोर सोर्सेस, मतलब कि घर के अंदर जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, एलर्जेंस यहाँ से पैदा होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, ओवर रिएक्ट करवा देते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो ओवर रिएक्ट करने लगता है, अधिक प्रतिक्रिया करने लगता है। ऐसे में क्या होता है कि आपको तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन ये जो एलर्जेंस होते हैं, जैसे आपके परिवार में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, हो सकता है कि कोई ना प्रभावित हो सकता है कोई एक प्रभावित हो और 19 लोग को कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है। भाई फॉर्मेल्डिहाइड आपको कहाँ से मिलता है, इससे फर्टिलाइजर हो गया, पेपर हो गया, प्लाईवुड्स हो गए, ठीक है। तो देखिए वहां से हमको क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, जो कि हमारे एयर को क्या करता है, पोल्यूटेट करता है। उर्वरक में, कागज में, प्लाईवुड में, आज के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि कैंसरकारी के रूप में हुआ करता है, ठीक है। दूसरा भाई, ट्री से भी हमको वीओसीज मिलते हैं, ठीक है। ट्री का मतलब पेड़ से, जैसे टारपिन्स के हो गए, आइसोप्रिन्स के हो गए, ठीक है। दूसरा जो फॉजल फ्यूल्स होते हैं, जो फॉजल फ्यूल्स होते हैं। दूसरा टाल्यून जैसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी बेंजीन जैसे हैं। ये सब किसके उदाहरण है, ये इंडोर एयर पोल्यूशन के उदाहरण है। और वीओसीज के बारे में और जानना है तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें रही आपकी पीओपी एंड वीओसीज की। जो पीओपीज होते हैं वो अस्थाई होते हैं, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अस्थाई कार्बनिक यौगिक होते हैं, कुछ देर रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो पीओपीज होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक आपके एनवायरमेंट में सस्टेन करते हैं। अब एग्जाम्पल सवाल कैसे आपके पेपर में आया है, देखिए पहला सवाल पूछा गया है, एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का उदाहरण क्या है, तो आपने पहले ही देखा भाई, इसके पहले हमने आपको बताया कि डाइऑक्सिन्स होते हैं।
पैन नहीं होता है इसमें, ठीक है। वीओसीज भी नहीं, अलग चीज है। अब फ्यूरॉन्स हो गए और क्या हो गया, पीसीबीज हो गई, ठीक है। आपकी क्या हो गई, पीसीबीज हो गई। तो आप इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा। डायोक्सिन्स हो गई, फ्यूरॉन्स हो गए एंड पीसीबीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ऑन पे चलेंगे, फॉलोइंग द एग्जांपल्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा आपका पीओपीज का उदाहरण है। फिर से आप देखिए और इसका जवाब करिए। आप देखेंगे डायोक्सिन आपको पहला तो मिल ही गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड काट दीजिए इसको। पॉली पीसीबीज आपका इसका राइट विकल्प हो जाएगा। दूसरा फ्यूरॉन्स हो जाएगा। तो आपका जो राइट विकल्प मिलेगा आपका ये जो है ऑर्गेनिक क्लोरीन पेस्टिसाइड है ना ये भी, तो ये आपका 1 2 3 4, तो कुल मिला के बी नहीं है, बी नहीं है, तो ये विकल्प इसका बन जाएगा ए सी डी ई, इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपसे सवाल इनपुट किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अगर आप परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को देखते हैं तो चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है को पहचानना है। कह रहा है कि भाई वो क्या है, एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड एंड ऑकर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द आर्कटिक। सही है भाई, ये उष्णकटिबंधीय से क्या होते हैं, आर्कटिक तक पाए जाते हैं ये, और इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक सस्टेन करते हैं। तो पहला विकल्प तो सही हो गया। दूसरे पे देखेंगे, वे अक्सर खाद्य जाल में जमा हो जाते हैं। हमने कहा कि फूड चेन के माध्यम से हायर फूड चेन पे रहने वाले जो जीव होते हैं उनके ऊपर इनकी सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पीओपी के उदाहरण है। नहीं भैया, जो वीओसीज है वो अलग है, पीओपी स्थिर होते हैं और ये जो आपके वीओसीज होते हैं वो अस्थिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ करते हैं। दूसरा डी, इन्हें व्यापक रूप से ज्वालामंदक और डिओडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बात भी सही है। और नेक्स्ट ऑन पे अगर आप चलेंगे तो आपको राइट विकल्प के रूप में क्या मिल गया कि एक तो आपका सी वाला गलत है, बाकी नॉन स्टिक वाटर प्रूफ एंड दाग प्रतिरोधी जो उत्पाद वगैरह बनते हैं उसमें भी इस तरह के रसायन प्रयोग में आते हैं जो कि पीओपीज के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि थर्ड को छोड़ के बाकी सारे विकल्प आपके क्या है, राइट ऑन बनेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए बी को आप छोड़ दो, ए बी डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलोगे, वाष्पशील के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वीओसीज के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए वीओसीज पीओपी से अलग है वीओसीज। अब जो वीओसीज हैं भाई वो आपके व्हीकल से निकलते हैं, प्लांट से निकलते हैं, टर्माइट से निकलते हैं, मतलब दीमक से भी पैदा होते हैं, पावर प्लांट से भी बनते हैं, बॉक्स से भी बनते हैं, दलदल से भी बनते हैं। इसके चारों विकल्प आपके सही हैं, अर्थात ए बी सी डी इसके राइट विकल्प है। अगर इस देखिए 2023 में सवाल पूछा गया, बहुत इन डेप्थ जानना है वीओसीज के बारे में, इसके पहले की जो वीडियो हमने दी है उसमें आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये देखिए वाहन से, पौधे से, दीमक से, बिजली घर से, दलदल से, इन सब से भी वीओसीज बनते हैं, ठीक है। दूसरा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वीओसीज आर इमिटेड फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल से इनपुट होते हैं वीओसीज, सही बात है। दूसरा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ पेड़ों से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक इमिट होते हैं, सही बात है भाई। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं पेड़ों से भी आपके बनते हैं, ठीक है, सम ट्रीज, ठीक है। तो दोनों विकल्प इसके राइट विकल्प हो जाएंगे। आप कहेंगे सर व्हीकल से कहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते, कई टाइम होता है। देखिए आप गाड़ी को स्टार्ट करिए, अगर आपकी जो गाड़ी है थोड़ा सा धुआं अगर दे रही है तो आपको एक अजीब प्रकार की स्मेल बनेगी, या अगर आपके सामने वाला कोई ड्राइव कर रहा है गाड़ी, अगर उसी गाड़ी धुआं दे रही है तो आपको एक अजीब प्रकार की स्मेल महसूस होगी, ठीक है। देखिए ये 2023 में पूछा गया सवाल है, तो इस हिसाब से इसके दोनों विकल्प आपके राइट ऑन विकल्प बनेंगे। नेक्स्ट ऑन है, एलर्जेंस आर द सबस्टेंसेस दैट आर एक्टिव इन द इम्यून सिस्टम। भाई ये प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देते हैं एलर्जेंस, सही बात है। और ये किसके उदाहरण है, ये वीओसीज के उदाहरण है। और ये जो एलर्जेंस होते हैं ये पूरे परिवार को प्रभावित नहीं करते हैं अमूमन। आप देखेंगे 10 परिवार है, 20 परिवार है, तो कोई एक इससे प्रभावित होगा और वो हमेशा उससे प्रभावित होगा जब भी उस लोकेशन पे आएगा, उस स्थान पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है, कंसंट्रेशन ऑफ एलर्जेंस इन द इंडोर इन्वायरमेंट कैन बी 1000 टाइम्स हायर देन इन द एयर आउटसाइड, ठीक है। कहने का मतलब है घर के अंदर के वातावरण में एलर्जी की जो सांद्रता है बाहर की हवा की तुलना में हजारों गुना अधिक हो सकती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कई टाइम तो ऐसा होता है कि कोई एक होम या कोई एक घर किसी एक व्यक्ति के लिए समझ लीजिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, ठीक है। वो वही व्यक्ति उस होम में उस कमरे में परेशान होता है, ठीक है, बाकी और सब परेशान नहीं होते हैं। कारण किसका होता है भाई, ये कारण होता है आपका एसबीएस का, ठीक है। एसबीएस का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का नाम सुने होंगे, इसके पहले की वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बतलाया भी है इसके बारे में, ठीक है। तो इसके कारण से भी होता है, तो दोनों बातें ये आपकी राइट विकल्प के रूप में हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑन, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के माध्यम से उत्सर्जित होता है।
तो एंथ्रापोजेनिक एक्टिविटीज के माध्यम से उत्सर्जित होने वाली जो वीओसीज है, फर्स्ट तो ध्यान में रख लीजिएगा, यहीं पे बेंजीन है, दूसरा आपका टॉलुइन है। ठीक है, बेंजीन है और टॉलुइन है, इसका सेकंड जो है वो राइट विकल्प के रूप में बन जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बेंजीन एंड टॉलुइन आपके एंथ्रापोजेनिक एक्टिविटीज के माध्यम से बनती हैं। नेक्स्ट अगर चलेंगे तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रही बात है आपके पीओपीज एंड वीओसी से संबंधित। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो और यहाँ से सवाल बनते हैं तो आप पेपर में आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो पीओपी हमने आपको समझाया, जिसको हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में जानते हैं। वोलेटाइल को उतना ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं गया, इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको ज्यादा में जानकारी चाहिए तो। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।